बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मौजूदा मुआशी तनाज़ुर में गरीब और नादार तबकात के लिए हुकूमत ने एक बड़े और तारीखी समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके तहत 2 करोड़ ख़ानदानों को आटा, चीनी और घी एहसास राशन रियायती प्रोग्राम के तहत फराम किए जाएंगे और इसके लिए एक पूरा प्रोसेस और प्लानिंग जो है उसका आगाज़ और इजरा कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए बिला तखसीस यानी कोई फ़र्क नहीं रवा रखा जाएगा, कोई मुराद याफ्ता है या कोई ख़त ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, उनको सालाना 10 लाख सेहत कार्ड के ज़रिए फराम किए जाएंगे इलाज मुआवजे के लिए। ये जो मैंने राशन रियायत प्रोग्राम का आपको तस्करा किया इब्तिदा में, इसमें हदबंदी की गई है, यानी 50,000 रुपए जिनकी आमदनी है या इससे कम है, ये इसके एलिजिबल या अहल करार पाएंगे। लेकिन सेहत की सहूलियात में कोई तखसीस या कोई तबकाती फ़र्क रवा नहीं रखा गया है। फिर नया पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जो एडिशनल फीचर्स है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। इसके तहत 27 लाख रुपए बिला सूद इंटरेस्ट फ्री 37 लाख खानदानों को होम फाइनेंसिंग की सहूलत दी जाएगी, जो बहुत बड़ी सहूलत है, यानी घर बनाने के हवाले से। फिर 37 लाख पाकिस्तानियों के लिए मुफ्त वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो इसको तहत दी जाएगी और 5 लाख तक बिला सूद कारोबारी कर्जा और 5 लाख तक बिला सूद जिनकी 12.5 एकड़ ज़री ज़मीन है उन्हें कर्जा दिया जाएगा। तो इसके बड़े एलॉबरेट फीचर्स हैं। बिलाशुबा हेल्थ यूनिवर्सल कवरेज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं फराम की जा रही, और जैसी फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, जो कि बहुत सी वजूहत ये हैं कि हम इम्पोर्टेड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, या ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई चेन की वजह से नरखों में इजाफा हुआ है, उसमें 30% रियायती नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फरामी यकीनन काबिल तहसीन इकदाम है। इसकी मोडेलिटीज़, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके असरात पर हम आज की खसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रही हैं बजरिया DSNG सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, वज़ीर आज़म की मामले खसूसी हैं बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम 10 तक में वक्त निकालने का। टू स्टार्ट विद, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पेशावर में मौजूद थे, आप भी वहाँ पर थी। मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, कुछ माह कबल हमने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इजरा किया था, आपने उसका तरीक़ाकार भी बताया, शफाफ अंदाज में किस तरीके से पोर्टल पे अपने आप को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा, कल जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है, कब से लोगों को करियाना और आम दुकानों से ये रियायती नरखों पर अशिया खुर्दनोश मिलना शुरू हो जाएंगी? डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो अनवार साहब बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाने का। एहसास राशन रियायत जो है वो बाकायदा शुरू हो गया है। ये जो मरहला है रजिस्ट्रेशंस का मरहला है, इसमें वो ख़ानदान जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं वो भी रजिस्टर हो रहे हैं, और जिन किरियाना मालिकान के ज़रिए ये रियायत का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो भी इस वक्त रजिस्टर हो रहे हैं। तो किरियाना मालिकान के लिए जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो ये है कि वो हमारी वेबसाइट पे जाते हैं pass.gov.asasration.pass.gov.pk, वहाँ पे एक लिंक है, वहाँ पे वो रजिस्टर करते हैं, और फिर नेशनल, अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो नेशनल बैंक उनको फैसिलिटेट करता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और जो लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, वो जैसे हमने कोविड के ज़माने में हमारी जो एहसास की जो शॉर्ट कोड है SMS का 8171 का, उस पे जैसे पहले वो SMS करते थे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अभी भी वो वैसे ही अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो उस मोबाइल नंबर से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें जिस पर उनके मतलब वो शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें जिस पर उसी मोबाइल की सिम रजिस्टर हो। ये कंट्रोल के लिए किया गया है, जिसका मकसद मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो रजिस्ट्रेशन का तो ये जैसे कि मैंने कहा
किरियाना अलहदा रजिस्टर हो रहे हैं, लोग अलहदा रजिस्टर हो रहे हैं, और दोनों के लिए ये शर्त है कि जो सिम है जिससे जो रजिस्टर करें और जो शनाख्ती कार्ड है वो उसी पे रजिस्ट्रेशन हो। अब ये तो रहा रजिस्ट्रेशन का अमल, और ये दिसंबर के महीने चलता रहेगा। साथ इसकी जांच पड़ताल होगी, और जांच पड़ताल के बाद किरियाना जो है वो हतमी तौर पर रजिस्टर हो जाएंगे किरियाना मालिकान, और जो लोग हैं वो डेटा एनालिटिक्स के बाद उनको मरहलावार 81-71 से ही मैसेज आएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। ख़ानदान में एक ही फ़र्द अहल ठहराएगा, तो अगर किसी ख़ानदान में से 6 लोग भी हमें SMS कर रहे हैं तो हम उनको अपने डेटाबेस से एनालिसिस करके एक ही फ़र्द को अहल ठहराएंगे। तो बेहतर है कि ख़ानदान में से एक ही फ़र्द रजिस्टर करे जी। अब ये तो रजिस्ट्रेशन का अमल रहा। प्रोग्राम के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसे कि कल वज़ीर आज़म साहब ने भी वजाहत की, 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए ये प्रोग्राम है, और ये माहाना 1000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी 3 चीज़ों की ख़रीदारी पर, आटा, दालें और घी या पकाने के तेल पर। आटे पे 22 रुपए फ़ी किलो की सब्सिडी है, तेल पे 105 रुपए फ़ी लीटर की सब्सिडी है, और दालों पे 55 रुपए फ़ी किलो की सब्सिडी है। ये घरानों पे मुनहसर है कि वो किस तरह से सब्सिडी लेते हैं, सारी आटे पे इस्तेमाल कर देते हैं या मिक्स करते हैं, ये उन्हीं पे है। अगर एक घराना एक माह में अपनी सब्सिडी 1000 रुपए नहीं रिडीम करेगा या नहीं इस्तेमाल करेगा तो वो अगले माह 2000 रुपए की, मतलब एक कैरी ओवर का प्रोसेस होगा। आपके तवज्जुह से अनवार साहब, मैं किरियाना मालिकान को ख़ास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में हुकूमत पाकिस्तान ने किरियाना मालिकान की ये बड़ी अच्छी कमीशन रखी हुई है, और वो इसलिए रखी है क्यों, ताकि वो हुकूमत के साथ इस वक्त में खड़े हों। और इसके अलावा नेशनल बैंक जो है वो हर 3 माह बाद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, कीमती इनामात, उम्रे के टिकट, मोबाइल फ़ोन्स ये भी अनाउंस करेगा, और इसका मतलब ये कि लोग इंसेंटिवाइज हों और हमारे साथ इस प्रोग्राम में आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम में अब्यूज़ ना हो, यानी कि बदउनवानी ना हो, यानी कि करप्शन ना हो, क्योंकि सबसे हमारे लिए जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब ऐसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम शुरू होते हैं तो बदउनवान अनासर बड़े मुतहर्रिक हो जाते हैं। जाली ऐप्स, जाली व्हाट्सएप मैसेजेस, जाली वेबसाइट्स, जाली SMS, एक सिलसिला बंध जाता है। तो ऐसी बदउनवानी की और स्पेशली अब्यूज़ के रोकथाम के लिए कि ऐसा तो नहीं कि एक शख्स का आइडेंटिटी कार्ड दूसरा फ़ोटोकॉपी करके ले जाए, उसमें बहुत कंट्रोल्स हमने बिल्ड किए हैं। और एक कंट्रोल तो ये है कि हम CNIC को मोबाइल फ़ोन के साथ लिंक करेंगे। दूसरा कंट्रोल ये है कि ये कार्ड एंड पिन प्रिंसिपल्स पे इस पे एग्जीक्यूशन होगी, अमल दरामद होगा, यानी कि कार्ड जो होगा वो शनाख्ती कार्ड होगा, जो उसकी पिन होगी वो एक 1 टाइम पासवर्ड है जो दुकानदार के पे खड़े होते ही ग्राहक के मोबाइल फ़ोन पे आएगा। तो पूरी हमारी कोशिश है कि इसमें जो अब्यूज़ का जो एलिमेंट है वो ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक दूसरी चीज़ मैं आपके तवज्जुह से बताती जी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा प्लीज। जी, मैं आपके तवज्जुह से ये भी बताती चलूं कि ये हम इसको नियर कैश प्रोग्राम कहते हैं। लोग जब किरियाना दुकान पे जाएंगे तो वो ये नहीं कि वो ख़ास कोई आटे के बैग्स होंगे कि हुकूमत प्रोवाइड करेगी या कोई ख़ास तेल होगा जो जिस पे हुकूमत सब्सिडी देगी। जो भी सामान, अगर वो अहल ख़ानदान है, जो भी सामान उधर पड़ा होगा, जो भी आटा पड़ा होगा, जो भी दाल पड़ी होगी, जो भी तेल या घी पड़ा होगा, वो अपनी परचेज करेंगे और उस पर एक फिक्स सब्सिडी अमाउंट जो है वो लागू हो जाएगी। मैंने 2-3 इंस्ट्रक्शनल वीडियोस भी रिलीज़ की हैं ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसा एग्जीक्यूट होता है। तो आप वो भी अगर दिखा दें तो बहुत अच्छा ये आपने अच्छा किया बता दिया कि कोई इस पे तखसीस नहीं है। अगर किसी को किसी कंपनी का ऑयल चाहिए तो वो उस पे वो सब्सिडी मिलेगी। ये नहीं होगा कि जी मखसूस ब्रांड पे आपको मिल सकती है या इस दाल पे मिल सकती है, उस पे नहीं। ये तो आपने बताया। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, 2 करोड़ घरानों को देने की बात हुई, आपने कहा रजिस्ट्रेशन कबल
माह दिसंबर यानी रवां माह जारी रहेगा। कब तक वो टाइमलाइन आपने रखी है कि कब तक रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होकर लोग इसकी बाकायदा सहूलत से फैज़याब होना शुरू हो जाएंगे? इसकी कोई टाइमलाइन रखी गई है? जी, ये एंड ऑफ दिसंबर या 1 जनवरी से हमारा पूरा इरादा है, जो हमारा वर्क प्लान है वो लेटेस्ट 1 जनवरी से हम एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो चलता रहेगा। हम पहले जो बैच, क्योंकि अभी तक तकरीबन 80 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं और ये आज कोई आफ्टरनून की फिगर थी। अच्छा, तो जो 80 लाख हैं उनकी हम जांच पड़ताल करके उनको एसएमएस कर देंगे कि जी आप अहल हैं, और साथ जितने किराना स्टोर्स एक्टिव हो गए हैं उनको हम एक्टिव कर देंगे। मगर मेरा तजर्बा ये है कि जब प्रोग्राम चलता है और जब लोगों के उसके फ़वाइद पता चलते हैं और लोग देखते हैं कि ये वाकई प्रोग्राम चल रहा है और हुकूमत हमसे ऐसे ही नहीं कह रही, तो फिर और भी लोग सामने आते हैं और रजिस्ट्रेशन की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। तो हम फिर बैच 2 रजिस्ट्रेशंस जारी रखेंगे। पहले बैच को प्रोसेस करके उनको नोटिफिकेशंस भेज देंगे और फिर सेकंड बैच की रजिस्ट्रेशन अभी जारी रहेगी। और ये भी मुझे बताइएगा कि मोड ऑफ पेमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा जब इंशाल्लाह 1 जनवरी से इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, जैसे आपने बताया बैच 1 का, और एक बड़ी ज़बरदस्त 80 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया, तो इट्स अ फेयरली ह्यूज नंबर्स। कैसे, मतलब किसी किराना स्टोर पे आप जाते हैं तो आपने जो चीज़ें ले ली तो वो कार्ड होगा, एहसान जो नया पाकिस्तान कार्ड है उसमें एहसास राशन रियायत कार्ड होगा उनके पास, उसके तहत ये कार्ड दिखाकर पेमेंट का मोड क्या होगा? मतलब उसमें जो रियायत है वो आप पैसे देंगे, उसमें से रियायती नरखों पे आपको पैसे वापस किए जाएंगे या कार्ड के थ्रू आपने पे करना होगा? जी, इसमें तरीक़ेकार ये है कि जब ये शुरू हो जाएगा और लोग जाएंगे उस दुकान पे जहाँ पे बाहर बोर्ड लगा होगा एहसास राशन का और नेशनल बैंक का, जब वो उस दुकान में जाएंगे तो जो दुकान वाला होगा उसके पास एक मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल होगी, यानी उसके मोबाइल फ़ोन पे पॉइंट ऑफ सेल होगी, क्योंकि अक्सर तो ये छोटे किराना मालिकान जो है वहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता जी। तो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल पे वो उसका ग्राहक का शिनाख्ती कार्ड डालेगा, पीछे डेटाबेस से वो ऑथराइज कर देगा कि जी ये एक अहल घराने से आया है। तो पहला स्टेप तो ये है। फिर उस मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल पे 3 चीज़ों की तस्वीरें आ जाएंगी और वो जो दुकानदार है उन तस्वीरों को सिलेक्ट करके प्राइस और क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा। ये बहुत जल्दी ये सिस्टम काम करता है। फिर जब वो सिलेक्ट कर लेगा तो वो मोबाइल ऐप दोबारा पीछे डेटाबेस से ये ऑथराइजेशन करेगी कि ये जो फर्द खड़ा हुआ है क्या इसने दूसरी दुकान से ऑलरेडी सब्सिडी रिडीम तो नहीं कर ली। तो ये फिर दूसरी ऑथेंटिफिकेशन होगी। फिर इस मरहले पर उसके पास एक पिन कोड आ जाएगा, तो वो दुकानदार उस पिन कोड को डाल के और फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो अगर बिल लेट्स से 3000 का बना तो 2000 रुपए ग्राहक को देने पड़ेंगे और जो 1000 रुपए की सब्सिडी है वो किराना का जो मालिक है उसको उसके अकाउंट में सुबह सेटल हो जाएगी नेशनल बैंक कमीशन के साथ। तो यानी अगर उसने 1000 रुपए की सब्सिडी प्रोसेस की है तो उसके ऊपर जितना भी कमीशन लागू होगा वो उसके अकाउंट में दूसरे सुबह जमा हो जाएगा। ऐसे नहीं कि उनको पैसों के पीछे भागना होगा। तो जो ग्राहक खड़ा होगा उसको 3000 के बिल के बजाय 2000 देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो प्रोसेस आपने किया, ज़ाहिर बात है इसका बुनियादी मकसद ये है कि शफाफियत को हर सतह पे लागू करना, उस पर अमल दरामद करना। आसान अमल आपको लगता है? क्योंकि मैंने देखा आप हैंड्स ऑन भी हैं, आप लोगों से जब एहसास प्रोग्राम के तहत कैश ग्रांट दी जा रही थी कोविड-19 की फर्स्ट सर्ज में, तो आप इंटरेक्ट भी कर रही थी, आप लोगों से मिल भी रही थी। लोग इस अमल से वाकिफ़ हो जाएंगे, आप समझती हैं? पेचीदगी तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं पेश आएंगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है इसकी आपने हदबंदी रखी है, सादा लॉ लोग हैं उनके लिए आसान होगी और किराना स्टोर के मैनेजर्स के लिए या जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा ये तमाम प्रोसेस को डील विद करना?
دیکھیے جب ہم نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا تو ہم نے بہت لٹریچر ریویو کیے, انٹرنیشنل ایکسپیرینسز دیکھے, پاکستان کا لینڈسکیپ دیکھا, فوکس گروپس کیے, پروف آف کانسیپٹس کیے, اور یہ جو چیز ہم اب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں دس از دا بیسٹ پاسبل آپشن. اوکے, اب اس میں چیلنجز تو ہمیں آئیں گے, ہر پروگرام میں چیلنجز آتے ہیں, مگر یہ ایک ایگزیکیوٹیبل چیز ہے, کیونکہ کچھ چیزیں تو فرام دا ورڈ گو ایگزیکیوٹیبل نہیں ہوتی نا. آپ نے اس پہ ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا ہوتا, آپ نے ٹائم انویسٹمنٹس نہیں کی ہوتی, آپ نے آن گراؤنڈ اسیسمنٹس نہیں کی ہوتی. سو ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہوگی, اور پھر اس میں مجھے تو کافی امید ہے کہ اگر سارے اسٹیک ہولڈرز ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے پارٹنر بینک کا سٹاف بھی متحرک ہوگا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہمارے ساتھ تعاون کریں گی, انجمن تاجران اپنا رول پلے کریں گے, تو انشاءاللہ یہ پروگرام مجھے پوری امید ہے کہ اچھی طرح سے آگے بڑھے گا. آپ نے کہا قابل عمل بھی ہے, اور جو لیول آف اویئرنیس ہے وہ لوگوں کی اس کے عین مطابقت رکھتی ہے. ظاہر بات ہے آپ نے کہا آپ کا مشاہدہ ہی, اور یہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس بھی ہے, چونکہ آپ سینیٹ آف پاکستان کی رکن بھی ہے تو ظاہر بات ہے پالیٹکس بھی آتی. میں آپ سے اس لیے جاننا چاہوں گا کہ اس کی شفافیت پہ آپ کا زور ہے. پہلے احساس کیش پروجیکٹ جو آپ نے پلان کیا اس میں آپ نے کافی زیادہ, میرے خیال میں 1 کروڑ سے زائد گھرانوں کو یا فیملیز کو آپ لوگوں نے 12,000 روپے جو کیش گرانٹ دیے وہ دیے تھے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ, میں اس لیے آپ سے سینٹر صاحبہ جانوں گا کہ اس پہ میڈیا میں کافی بحث مباحثہ ہوا, میں چاہوں گا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ضرور ایڈریس کیجئے گا کہ جو آئی ایم ایف کو رپورٹ دی گئی کووڈ-19 فنڈز کے حوالے سے, اس میں کہا گیا کہ مس اپروپریشن یا آڈیٹر جنرل کے کچھ اعتراضات تھے اور بلینز آف روپیز کے بتائے جا رہے ہیں. اس پہ آپ نے ایکسپلیشن دی, اگر اس کو اختصار سے آپ بتانا چاہیں, کیونکہ ایک طرف یہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال آپ لوگ عمل میں لے کر آ رہے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہیومن انٹریکشن کم ہو تاکہ پیسوں کے لین دین میں خرد مرد نہ ہو سکے. دوسری طرف جب اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں, کیا آپ کا ڈیفنس ہے اس پر؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ہم نے اپنا ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس بھی اس پہ شائع کیا ہے, میں نے ایک ویڈیو بھی آج ریلیز کی ہے. دیکھیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, وہ جب ادارے کو آڈٹ کرنے آتے ہیں تو وہ بڑا ڈیٹیلڈ آڈٹ کرتے ہیں, وہ خالی فائنینشیل آڈٹ نہیں کرتے, وہ ہمارے پروسیسز بھی دیکھتے ہیں. جب وہ پروسیسز دیکھتے ہیں, جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, ان کو ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے, وہ اس پہ آبزرویشنز بناتے ہیں, اور پھر ان آبزرویشنز کا جو ادارہ اس پہ جواب دیتا ہے. اگر ہماری ان کے ساتھ ایک کلوجر میٹنگ ہو جاتی تو یہ جو 10 احساس سے متعلق آبزرویشنز ہیں, ان میں سے ایک بھی آبزرویشن نہ رہتی, اور جو آڈٹ کو سمجھتے ہیں جب وہ ہمارا رسپانس پڑھیں گے تو وہ ان کو کلیئر ہو جائے گا. میں 2-3 منٹ لے کے آپ کو پوری 10 آبزرویشن سمجھانا چاہتی ہوں. 10 آڈٹ کی آبزرویشنز میں سے 3 آبزرویشنز ایسی تھیں جہاں کیبنٹ کے ڈیسیجنز تھے, مگر وہ کیبنٹ کے ڈیسیجنز سے کچھ ان کو اختلاف تھا. کیبنٹ کا ایک ڈیسیجن تھا, اور یہ تینوں ڈیسیجنز اہلیت کے بارے میں تھے کہ کون اہل ہے. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے زکوٰۃ لی ہوئی ہے ان کو آپ کو 12,000 نہیں دینے چاہیے تھے. کابینہ کا یہ موقف تھا کہ وہ تو ایسے ہی بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں. پھر ان کا یہ موقف تھا کہ جو لوگ ایف بی آر میں ٹیکس فائلرز ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. آپ نے وہ ایکسکلوژن فلٹر لگانا کابینہ کو چاہیے تھا, مگر ہم نے ان کو سمجھایا کہ احساس ایمرجنسی کیش کا تو پرپز ہی یہ تھا کہ جو چھوٹا دکاندار اس وقت جس کی دکان بند ہے, لاک ڈاؤن ہے, اس کے گھر فاقوں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں راشن کے پیسے مل جائیں. پھر ان کا یہ موقف تھا کہ جو لینڈ ریکارڈز ہیں, جو پنجاب میں لینڈ ریکارڈز ہیں, جو پنجاب کے ڈیٹا پہ آپ نے لینڈ ریکارڈز کا فلٹر استعمال کیا, وہ باقی پاکستان پہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو کابینہ نے اس لیے اس کو فلٹر نہیں لگایا تھا کیونکہ باقی ملک میں ڈیجیٹائز لینڈ ریکارڈز نہیں ہیں. تو 3 جو آڈٹ آبزرویشنز تھیں وہ کیبنٹ کے فیصلوں کے اوپر تھیں. 4 ان کی جو آبزرویشنز تھیں وہ ڈیٹا ڈیسیجنز پہ تھیں جو BISP کے بورڈ نے لیا ہوا تھا.
फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि ये एक्स नंबर ऑफ लोग जो हैं ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को क्यों मिल गया। तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि हमारे सिस्टम में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है मैरिज का वो नादरा डेटाबेस में, और अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ नादरा के डेटाबेस में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते मगर हमारे डेटाबेस में वो मैरिड होते हैं, तो हमारा डेटाबेस नादरा के डेटाबेस हमारा डेटा ओवरराइट करता है इन सर्टेन वेरिएबल्स, और मैरिज स्टेटस इज वन ऑफ देम। क्योंकि हमारे सर्वे में लोग मैरिज ओवर रिपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये हस्बैंड एंड क्योंकि शादीशुदा खवातीन को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। फिर उनकी टेक्निकल लेवल की इस तरह से तीन उनकी और ऑब्जर्वेशंस थी जो बिल्कुल डेटा से मुतल्लिक थी, और उन सब में हमारे जो बोर्ड के डिसीजंस मौजूद थे और उन्होंने बोर्ड के डिसीजन से अग्री किया। फॉर इंस्टेंस एक उसमें था कि जी आपने कुछ लोगों को अग्रीड स्कोर से ऊपर पैसे दे दिए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्यों हो रहा है। और हमेशा ऑडिट में ये होता है कि जी वो कुछ उनको चीज़ नज़र आती है जो समझ नहीं आती, तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि जब हमारा सर्वे होता है तो औरतें 2 घरों में सर्वे करवा सकती हैं, बाप के घर में भी खाविंद के घर में भी। तो ऐसे में हमारे बोर्ड की डिसीजन है कि आपने जो लोअर स्कोर है जिस घर का वो आपने लेना है ताकि उसका फायदा हो जाए। ठीक। तो इस किस्म की निटी ग्रिटी टेक्निकल और थी। तो ये सेकंड कैटेगरी थी ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4। ये एक उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप की मतलब 17 मिलियन लोग जो थे वो हकदार थे, मगर 1 मिलियन लोग पैसे लेने क्यों नहीं आए। तो हमने उनको बता दिया जी कि डिजिटल लिटरेसी का मसला है, इसमें कोई बेकायदगी तो नहीं है, कुछ लोग पैसे लेने नहीं आए, हम तो उनको फोर्स नहीं कर सकते। सो दे आस्क्ड कि वो जो पैसे आपने बैंक को दिए थे क्या वो आपने ट्रेजरी में जमा करा दिए हैं, हमें चालान दिखा दें। तो हमने उनको बैंक से चालान लेके और दिखा दिया कि जी ये पैसे जो बच गए थे वो हमारे पास नहीं पड़े हुए, वो ट्रेजरी के पास चले गए हैं। ठीक। आखिरी जो उनकी 2 ऑब्जर्वेशंस थी वो उस चीज से मुतल्लिक थी कि ये जो ऑन ग्राउंड कटौतियां होती हैं, आपको मालूम है ना कि ऑन ग्राउंड जो बैंक्स के एजेंट्स होते हैं वो इन बेचारे मासूम लोगों से 500 रुपए रख लिए, 200 रुपए काट लिए। जी जी। जाली अंगूठों वाले जो साइबर क्राइम करते हैं, और वो ऑडिट जब इस किस्म की चीज देखता है तो वो ये पूछता है आपसे कि क्या आप इसके बारे में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आप भी इसमें शामिल हैं। तो फिर ऑडिट्स जो है हमारे रिकॉर्ड्स देखता है कि जी हमने FIRs कितनी फाइल की, इंटेलिजेंस एजेंसीज को कितना अलर्ट किया, हमने कितने प्रोएक्टिवली ये केसेस किए। तो उन्होंने हमारा सारा रिकॉर्ड देखा एंड दे वर कन्विंस्ड, क्योंकि हम तो खुद विक्टिम हैं। और आप आज भी मेरी ट्विटर ट्रेल पे देखें तो सारे वक्त हम ये कहते रहते हैं कि जी फलां जगह से गैंग पकड़ा, उसको FIA में हमने उसकी कंप्लेंट की। तो ये 10 जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें ये जो मैंने आपको बता दिया ना, टू समराइज 10 में से 3 कैबिनेट डिसीजंस थे। ठीक है, फेयर इनफ। जो कैबिनेट डिसीजन से वो डिफर कर रहे थे। ओके। 4 में वो बोर्ड डिसीजंस। डॉक्टर साहब कतकलामी की इजाजत, मुझे एक फिक्स ब्रेक की तरफ जाना है। आप इसका मुफस्सल जवाब दिए, मुझे एक फिक्स ब्रेक की तरफ जाना है, कमर्शियल ब्रेक की तरफ। उसके बाद लौट के आएंगे तो उससे मुतल्लिका सवालात और जो दीगर प्रोग्राम्स हैं मैं उस पर भी आपको ज़रूर राय लेना चाहूँगा। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आएंगे तो डॉक्टर सानिया नशर साहिबा से हमारी खसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फा ले लीजिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फनूने लतीफा से जुड़े तमाम अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज 31 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें या करीबी आर्ट काउंसिल से फॉर्म लेकर पुर करके वहीं जमा करवाएं। महकमा इत्तलात व सकाफत, हुकूमत पंजाब। मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज
मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 25,000 से जायद लोगों का बना सहारा। मेरा और 70,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। मैं और मेरे जैसे 40,401 बच्चों की पैदाइश। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम ने कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इलाज के खर्चों की फिक्र से आजाद। सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं और अब मजीद महंगी तरीन बीमारियों के मुफ्त इलाज को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। हर वक्त हर जगह अपनी आवाम की खैर ख्वाह। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम खसूसी गुफ्तगू करें डॉक्टर सेनेटर सानिया नश्तर साहिबा से और एहसास राशन रियायत प्रोग्राम, इसके तरीक़ाकार और जो दीगर इससे जुड़े हुए मामला है उस पर गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहबा, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट, जो आपने बताया कि ऑडिटर जनरल ऑफिस की ऑब्जर्वेशन थी, मैं इसलिए जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है उससे एक तासुर पैदा होता है, तासुर ज़ाहिर करने की आपने इस प्रोग्राम में भी कोशिश की और आपने कहा है कि इसकी अपने एक खुद से अपने ट्विटर पे भी आप बहुत एक्टिव हैं और एक वीडियो भी आपने रिलीज़ की है। ये जो अब प्रोसेस आप शुरू कर रहे हैं, क्या लेसन लर्न है एहसास कैश प्रोग्राम से कि एहसास राष्ट्र प्रोग्राम में वो गलतियां ना हो सकें या वो ऐसी चीज़ें ना हो जिससे एक गलत तासुर सामने आए? और ये जो अखबारात में हेडलाइंस लग गई या इस पर बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे बातचीत हुई कि जी अब आपको हत्वे तनकीद ठहराया जाता है, आपसे मुराद हुकूमत वक्त को कि दीजिए ये तो कोरोना के पैसे भी खा गए, तो ऐसी क्या चीज़ें लर्न की हैं, इख्तिसार से बताइएगा, फिर मैं कुछ और भी दीगर सवालात आपसे करना चाहूँगा। प्लीज़ गो अहेड मैम। देखिए जी, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मेरे ख्याल से कल ही रिपोर्ट आई है और उसमें पब्लिक परसेप्शन के बारे में भी बात हुई है। कोविड फंड की यूटिलाइजेशन की जो पब्लिक परसेप्शन है, 89% ऑफ द पीपल, और ये इंडिपेंडेंट सर्वे है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने बड़ी ट्रांसपेरेंटली ये ऑपरेशंस की हैं। और जहाँ तक एहसास इमरजेंसी कैश का ताल्लुक है और उस पर ऑब्जर्वेशंस का ताल्लुक है, उसका मैंने कुछ छोटी मोटी डिटेल में अभी बताया है, मगर उसका बहुत डिटेल्ड रिस्पांस जो है वो हमने पब्लिश किया है। ठीक। और उसका अखबार में हमने रिबटल्स भी दिए हैं और जो मैं अभी जो मेरी वीडियो है, एक चैनल ने मांगी थी, मैंने उनको वीडियो तो दे दिया, कल मैं उसको पब्लिक भी कर दूंगी। उसमें तफसील से सारी चीज़ों की डिटेल दी हुई है। ठीक है। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ऑडिटर जनरल का ऑफिस है वो एक हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, बहुत अहम इदारा है, वो बहुत डिटेल्ड ऑडिट करते हैं। इस किस्म के ऑडिट्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अहम होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ अनासिर उनको मिस इंटरप्रेट करती हैं, मिस रिपोर्ट करती हैं। और इस केस में अगर हमारे साथ एक क्लोजर मीटिंग हो जाती तो इन 10 जो भी ऑडिट समझते हैं और इस किस्म की रिपोर्ट पढ़ना समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारे साथ क्लोजर मीटिंग हो जाती तो इन 10 ऑडिट ऑब्जर्वेशंस में से एक भी ना होती। और मेरे ख्याल से ये बात अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि 179 अरब का बजट हमने एग्जीक्यूट किया। In the report, there is no allegation of corruption. There is no allegation of misprocurement. There is no allegation of procurement violations. There is no allegation of wasteful expenditure. There is no allegation कि आपने records concealment किए हैं। जो भी pointers होते हैं कि जी कोई बदउनवानी हुई है, उसमें से कोई पॉइंटर्स नहीं है। वो सिर्फ टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं। टेक्निकल सवाल। अब ये मुझे बताइएगा कि काबीना से टेक्निकली डिसएग्री। ठीक है, अब मैं ये मुझे जरूर बताइएगा, ये आप चूंकि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ हैं, वज़ीर इत्तलात और इरशाद फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो मैम ये बताइएगा सेहत कार्ड पे तो मैं ज़ाहिर बात है आपसे पूछूंगा, सेहत बेसिकली शायद सूबाई सब्जेक्ट है, इसलिए जो सूबों का नाम लिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, यहाँ पर लोगों को 10 लाख सालाना फैसिलिटी हासिल होगी, जो कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है।
सिंध को नहीं होगी, उनकी सूबाई हुकूमत ने नहीं एग्री किया होगा। ये जो एहसास राशन रियायत प्रोग्राम है, इसकी सहूलत पूरे पाकिस्तान में होगी या इससे भी वो सिंध की आवाम बहरामंद हो सकेंगे या नहीं होंगे? इस पे जरा बताइएगा। देखिए, एहसास राशन रियायत जो प्रोग्राम है उसकी फाइनेंसिंग ऐसे है कि उसमें 35% जो शेयर है वो वफाकी हुकूमत दे रही है, 65% शेयर जो है वो सूबाई हुकूमतें दे रही हैं। अच्छा। जब हमने ये प्रोग्राम की फाइनल कंसेप्चुलाइजेशन हुई थी और सूबों के साथ इंगेजमेंट शुरू हुई थी, तो हमने तमाम सूबों को, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स भेजे और उनको दावत दी कि आप इसमें शमूलियत करें। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा इमीडिएटली इस प्रोग्राम में आ गए, फिर गिलगित बल्तिस्तान आया और फिर AJK की गवर्नमेंट आई। रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही और हुकूमत सिंध इसमें पार्टिसिपेट अभी तक नहीं कर रही। तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो तो पूरे मुल्क के लिए खोल दिया जाएगा। वो गिलगित से लेके कराची तक हर छोटे से छोटा दुकानदार भी वो ऐप डाउनलोड करके उसमें ट्रांजैक्शन कर सकेगा, प्रोवाइडेड वो दुकान जो है चेक्स को पास करे। मगर जो प्रोविंसेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वहाँ पे वफाकी हुकूमत की 350 रुपए की सब्सिडी लागू होगी, 1000 रुपए की नहीं होगी। ओके, अब मैं इसकी क्लियर कर रहा हूं ताकि व्यूअर्स को समझ आए, क्योंकि इस हवाले से सवालात भी ट्विटर पे भी आ रहे हैं कि 350 रुपए जो मतलब 35% हिस्सा जो फेडरल गवर्नमेंट का है वो फैसिलिटी सिंध की आवाम के लिए भी है और बलूचिस्तान की आवाम के लिए, लेकिन जो 65% उन्होंने कंट्रीब्यूट करना था एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में और वो 1000 रुपये बन जाती, वो फिर ज़ाहिर बात उनकी सूबाई हुकूमतें नहीं कर रही, इसलिए वो फिर 1000 के मुस्तहिक नहीं होंगे, 350 रुपए के होंगे। ऐसा ही है मैम? आपने बहुत अच्छी तरह से, मेरे से ज्यादा बेहतर आपने समराइज कर दिया। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा था। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप चूंकि पूरे इस तमाम चीज़ को देख रही हैं, ये जो नया पाकिस्तान है, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल कवरेज मिलती है हेल्थ की, आप खुद माशाल्लाह पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, ये नेशनल हेल्थ सर्विस जो इंग्लैंड की है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है इस पर प्रीमियम लिया जाता है, जो इंश्योरेंस दी जाती है। कुछ इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये कितना अहम प्रोग्राम है आपका जो माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है और इससे लोग किस तरह मुस्तफीद हो सकेंगे और ये किस तरह उनकी लाइफ में बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि इसमें कोई आप लोगों ने तबकाती फ़र्क भी नहीं रखा। या तो हदबंदी की है ना, 50,000 रुपये जिनकी आमदनी उससे कम है, या तो जो भी जिसकी जो भी माली हैसियत है, अगर वो इन सूबों और इलाकों से ताल्लुक़ रखता है उनको सालाना 10 लाख फैसिलिटी मिलेगी सेहत की। जी, जो ये सेहत सहूलत है उसका प्रिंसिपल बड़ा अहम है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और हुकूमत का ये बड़ा एक अहम प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म इसको बहुत अहमियत देते हैं और इसमें और एहसास में जो बुनियादी फ़र्क ये है कि एहसास की जो इंटरवेंशंस होती हैं वो टारगेटेड होती हैं। वो जितना बजट होता है वो नीचे से हम शुरू करते हैं और उसका जो भी स्कोर है वहाँ पे कट ऑफ कर दे। मगर ये जो है ये सेहत सहूलत जो प्रोग्राम है ये अब यूनिवर्सल है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल सब के लिए ये ओपन होगा और ये बहुत अहम प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं उनके लिए जो सेहत से मुतल्लिक जो ख़र्चा होता है, बीमारी से जो खर्चे होते हैं, वो उनके लिए बहुत एम्पावरिशिंग होते हैं, बहुत स्ट्रेस का बायस होते हैं। तो उस ज़िम्न में ये एक बहुत अहम पॉलिसी है हुकूमत इसकी फंडिंग का कैसे, क्योंकि हमें ज़ाहिर बात है मौशी दबाव का शिकार हैं और यूनिवर्सल अगर ऐसी हेल्थ कवरेज मिले तो इसके लिए तो बहुत से फंड्स दरकार होंगे। ज़ाहिर बात है ये नया पाकिस्तान डोमेन में आता है, लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। आप कैबिनेट मेंबर भी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, और नशिस्त और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट भी है, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा इसकी फंडिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा लोगों को और जिसमें कोई तबकाती तखसीस भी रवा नहीं रखी गई, तो हर कोई अगर इस फैसिलिटी को लेगा, जाहिर सी बात है सालाना 10 लाख रुपए, इसकी फंडिंग मुश्किलात का शिकार तो नहीं होंगे, या उसके लिए फंडिंग कहाँ से लाई जाएगी?
جی اس کی جو زیادہ فنڈنگ ہے صحت سہولت کی یہ پروونشل فنڈنگ ہے اس کی. یہ پروونسز کا پروگرام ہے اور آف کورس پروونسز اپنی پرائیورٹیز خود ڈٹرمن کرتی ہیں کہ انہوں نے کس سیکٹر کو زیادہ فنڈنگ دینی ہے. مگر میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ صحت سہولت کے ساتھ ایک کمپلیمنٹری پروگرام جو ہے جو احساس کا پروگرام ہے اس کا نام احساس تحفظ ہے, جس کے اوپر ہم پچھلے 1.5 سال سے ہولی فیملی ہاسپٹل میں ایک پائلٹ کر رہے ہیں کہ یعنی کہ جو ہسپتال صحت سہولت میں امپینلڈ نہ ہوں یا جو جغرافک ایریاز میں صحت سہولت کی فیسلٹی نہ ہو, اگر اس سے کسی کو تباہ کن خرچہ ہو صحت کی مد میں تو وہ پھر احساس تحفظ کے دروازے کو کھٹکھٹا سکیں گے. تو جو گورنمنٹ ہسپتال صحت سہولت میں امپینلڈ نہیں ہوں گے وہ پھر احساس تحفظ سے مستفید وہاں مریض ہو سکیں گے. تو یہ ہم نے صحت سہولت کے ساتھ مل کے ایک پروگرام ایسے بنایا ہے کہ اس میں ایک سینرجی ایکسپلائٹ ہو, مگر اس پروگرام میں بھی احساس پالیسی کے تحت ایک ٹارگیٹنگ کا پرنسپل ہے کہ ایک حد ہے اور اس حد کے اوپر جن کی انکم ہوتی ہے ان کو اس سے مستفید وہ نہیں ہو سکیں گے. احساس ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی ضرور بتائے گا کہ آپ نے جو پہلے رجسٹریشن کا اور آپ نے کہا ڈیٹا بیس ہمارا بن گیا ہے جو کہ ٹریجر ہے, یقینی امر ہے, کیونکہ تمام یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ کتنے گھرانے ہیں اور ان کی کیا کیا ضروریات ہیں. جو ڈیٹا آپ لوگوں نے اکٹھا کیا, جو نئے آپ لوگوں نے اپنے ڈیٹا بیس پہ لوگ شامل کیے, گھرانہ شامل کیے, ان کو بھی امداد شروع ہو گئی ہے یا اس میں وہ بھی فیز وائز ہو رہی ہے؟ میں اس کی رفتار آپ جاننا چاہوں گا. آپ مطمئن ہیں اس رفتار سے کہ جو نئے لوگ انٹر ہوئے خط غربت میں وہ بھی اب آپ کے ڈیٹا بیس میں شامل اور وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں احساس کے مختلف پروگراموں سے؟ جی جو احساس کا جو سروے ہے جی وہ اب 3 سال کے بعد اب وہ ختم ہو گیا. فیلڈ ڈیٹا کلیکشن ختم ہو گئی ہے. 32 ملین ہاؤس ہولڈز کا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے اور 38 ملین فیملیز کا, کیونکہ کچھ گھروں میں ایک سے زیادہ فیملیز رہتی ہیں, اور 48 ویریبلز پر ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اور اب جو احساس کی جو تمام ٹارگیٹنگ ہوگی وہ اس نئے سروے کی بنیاد پہ ہوگی, بلکہ خالی احساس کی ہی ٹارگیٹنگ نہیں, حکومت پاکستان کے جہاں بھی سماجی تحفظ کے پروگرام ہیں اب وہ ہم سے ہی ڈیٹا لیں گے. جیسے کہ کامیاب پاکستان کا جو پروگرام شروع کیا ہوا ہے وزارت خزانہ نے, وہ بھی ان کا بھی انٹرفیس ہمارے ساتھ ہے, ڈیٹا وہ ہم سے لیتے ہیں. پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کو اب ہم ڈیٹا دیں گے, جو بھی پروونس ہم سے ڈیٹا مانگے گا ہم اس کو ڈیٹا دیں گے. تو یہ جو ہمارے لیے ڈیٹا ریسورس بن گیا ہے. نمبر 1, آپ کا یہ سوال تھا کہ اب بینیفیشریز اس سے کس طرح مستفید ہو رہے ہیں. تو ہم نے پچھلے کم از کم 3 مہینے سے جو ہمارے نئے جو مستحقین تھے اب ہم اپنے نئے ڈیٹا بیس پہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو جو پرانے لوگ ہیں جو اب کوالیفائی نہیں کرتے وہ لسٹوں سے ایگزٹ ہو رہے ہیں, اور جو نئے لوگ مستحق آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہ اب لسٹوں میں آ رہے ہیں. اور یہ تمام چیز ایک شفاف, منظم, غیر جانبدارانہ, غیر سیاسی انداز میں ہو رہی ہے, شفافیت سے ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ہماری ڈیٹا لیب میں آ کے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے. اور اب ہم نے ایک اور جو سٹیپ لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ سروے کے خاتمے کے بعد ہم نے ہر تحصیل میں ایک رجسٹریشن ڈیسک لگا دیا ہے, تاکہ اگر کوئی اپنا فار ایگزامپل ایک خوشحال گھرانہ ہوتا ہے, پھر ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے, اس کے حالات بدل جاتے ہیں, تو وہ 5 سال انتظار تو نہیں کرے گی نا کہ حکومت کا دوبارہ سروے ہو, تو وہ جا کے اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں. بہت سے مستحقین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اب میرا بیٹا چلا گیا ہے, اس کو نوکری مل گئی ہے, تو اب میں یہ حکومت کے پیسے نہیں لوں گی. پاکستان میں بڑے اچھے لوگ ہیں, میرے پاس لوگ خط مجھے بھیجتے ہیں کہ جی یہ جو پچھلے 10 سال سے ہم پیسے لے رہے تھے اب ہمارا بیٹا باہر چلا گیا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. تو وہ جو میکینزم ہے اس سے یہ ڈیٹا بیس ریگولرلی اپڈیٹ ہوگا, اور اس سے ہمیں اپنی سماجی تحفظ کی لسٹوں میں
جو کہتے ہیں نا ویراسٹی انٹیگریٹی اس کو پروموٹ کرنے میں زیادہ ہمیں مدد ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 2019 سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی حکومت آئی تھی ہم نے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ دیکھا کہ گاڑیاں کس کے پاس ہیں, سرکاری ملازمین کون ہیں, بیرون ملک کون سفر کرتے ہیں, اور پھر ہم نے ان کو ایگزٹ کرنا شروع کر دیا ایسے لوگوں کو. پھر ہم نے پہلے تو ہم نے گورنمنٹ سرونٹس کی لسٹ لی, پینشنرز کی لسٹ لی, گورنمنٹ وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ سرونٹس کی لسٹیں لی, اور اس کے بعد ہم نے آٹونومس ایجنسیز کو خط لکھا, پینشنرز کا ڈیٹا لینے کے لیے خط لکھا. مگر اب کیونکہ اداروں کو پتہ چل گیا کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو لوگ اب ہمیں ڈیٹا دیتے نہیں ہیں. بلکہ ایک آڈٹ آبزرویشن ہمارے پاس اوپر یہ بھی تھی کہ آپ نے آٹونومس ایجنسیز کا جو ملازمین ہیں ان کا ڈیٹا آپ نے کیوں نہیں ایگزٹ کیا. تو ہم نے ان کو خط بتایا کہ جی ہم نے 70 ایجنسیز کو خط لکھا ہوا ہے کہ اپنے لوگوں کے آپ ہمیں ڈیٹا دیں, ہمیں آپ کوئی ڈیٹا نہیں دے رہا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سروے, تو وہ میں نے آپ کو لمبی کہانی سنائی کہ سروے ہوا کیسے, وہ ختم کیسے ہوا, پھر رجسٹریشن ڈیسک سب لگ گئے ہیں. اب جو بینیفیشریز کی نئی لسٹیں ہیں وہ نئے نظام کے تحت بن رہی ہیں, ایک غیر جانبدارانہ شفاف طریقے سے, اور ساتھ ساتھ ہمارا جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو سسٹم ہے وہ بھی زیادہ ریفائن ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ٹورڈز دی اینڈ آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے یہ آپ کی بہت سی اسٹریٹجیز ہے اور سوشل سیفٹی انٹرونشنز ہے جو حکومت پاکستان کر رہی ہے, کیونکہ ہم ان ایشوز پہ بہت سے مباحثے کرواتے ہیں. ایک رائے یہ بھی سامنے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ انٹروین کر رہی ہے اور لوگوں کو راشن پہ رعایت مل رہی ہے, لوگوں کو کیش گرانٹ دیے جا رہے ہیں, احساس صحت تحفظ کا پروگرام ہے, نیا پاکستان کے تحت دیگر سہولیات دی جا رہی ہیں, ووکیشنل اسکل ٹریننگ, آپ کیا کہیں گی؟ ایک رائے یہ بھی آئی تھی کہ اگر یہ ان نیٹی گریٹی میں پڑھنے کے بجائے اگر لوگوں کی تنخواہوں میں ہی اتنے فیصد اضافہ کر دیا جاتا تو ان کے لیے آسان ہوتا, ان کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھ جاتی, اور یہ جیسے آپ نے بتایا کریانہ سٹور والے بھی رجسٹر کرا رہے ہیں, لوگ بھی رجسٹر کرا رہے ہیں, تو اس سے بچ کے لوگ اس سے مستفید ہو کے خود سے ان کو ایک طرح سے مالی کشن ملتا اور ان کی سوشل سیکیورٹی بھی ان کو مل جاتی. یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے یا آپ سمجھتی وہ اسٹریٹجی جو آپ لوگوں نے اپنائی ہے اس کے زیادہ اچھے مثبت نتائج آئیں گے؟ دیکھیے انوار صاحب, اگر ہماری ساری اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہوتی, سارے لوگ فارمل سیکٹر میں ہوتے, سب کی تنخواہیں ہوتی, سب کی سوشل سیکیورٹی میکینزمز میں سارے لوگ پلگڈ ان ہوتے, تو پھر تو تنخواہیں بڑھانے سے گورنمنٹ سیکٹر کی بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی مسئلہ حل ہو جاتا. مگر ایشو ہمارا یہ ہے کہ 34 ملین جو ورکرز ہیں پاکستان کے, ہمارا لیبر فورس سروے کا مائکرو جو مائکرو ڈیٹا انالیسس ہمیں بتاتی ہے کہ 34 ملین جو ہمارے ورکرز ہیں وہ یا انفارمل سیکٹر میں ہیں, یا وہ ڈیلی لیبررز ہیں, یا وہ پیس ریٹ ریمیونریشن کرتے ہیں, یا وہ پاکستان کی انفارمل اکانومی میں سیلف امپلائڈ ہیں, چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, ریڑی بان ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو تو آپ تنخواہیں بڑھانے والا پالیسی لیور ان پہ لاگو نہیں ہوتا نا, اور تو ان کے لیے تو آپ یہ پروٹیکشن سکیمز ہی لا سکتے ہیں. ان کو تو آپ یہ جو ڈفرینٹ لیورز سے گورنمنٹ انٹروین کر رہی ہے, احساس کے تھرو, صحت کارڈ کے تھرو, باقی اسمال لونز کے تھرو, ان کو تو آپ پروٹیکشن اسی کے, اور ان کے لیے لائیولیہڈ اپرچونٹیز تو آپ اسی مدوں میں دے سکتے ہیں نا. اور آپ کے پاس جو ڈیٹا آپ نے ٹھیک ہے انہی مدوں بھی دیا جا سکتا ہے, انفارمل سیکٹر زیادہ ہے. جو لوگوں کو اب تک آپ کے پروگرام کے تحت مالی امداد ملی ان کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, ان کا جو مستحقین ہے ان کا فیڈ بیک ہے, دے فیل بیٹر. وہ یہ جو معاشی دباؤ ہے اس پہ کمی لانے میں آپ لوگوں کی جانب سے جو ایفرٹ کی جا رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سربراہی میں, اس سے معاشی دباؤ میں کمی واقعہ ہوئی ہے. میں نتائج کے حوالے سے جان رہا ہوں, اثرات کے حوالے سے جان رہا ہوں. پیپل آر ہیپی اینڈ بیٹر آف ود احساس پروگرام, گرانٹس اینڈ ادر جو آپ کے پروگرامز ہیں ان سے مستفید ہو کر. دیکھیے جی, کچھ
کسٹمر سیٹسفیکشن فار لیک آف اے بیٹر ایکسپریشن، کسٹمر سیٹسفیکشن کچھ چیزوں میں جیسے احساس کی ایکو سسٹم میں جو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے اس میں کسٹمر سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ کسی ایک گھر میں جس کے جو اپنے بچوں کو اسکول کالج سے نکال دے گا، جو اپنی لڑکی کو کالج نہیں بھیجے گا، اس کو اگر آپ اسکالرشپ دے دیں، ساتھ وظیفہ بھی دے دیں، ساتھ ٹیوشن فی بھی دے دیں، کتابوں کے پیسے بھی دے دیں، تو ان کی تو سیٹسفیکشن لیول بہت زیادہ ہے۔ باقی جو احساس کے اسکول اسٹائپنڈز ہیں اس میں بچیوں کو ہم اسکول جانے کے وظیفے دیتے ہیں، چھوٹی بچیوں کو 5ویں جماعت کو گریجویشن اسٹائپنڈز دیتے ہیں، جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں، جو بہت مستحق خاندان ہوتے ہیں، ان کے لیے 12,000 کا سسٹم ہے۔ جو نشو و نما کے ریسیپینٹس ہیں وہ حاملہ خواتین کو اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ دیتے ہیں، اسٹارٹ کیش گرانٹس دیتے ہیں۔ لیبررز جو ہیں وہ پناہ گاؤں میں جاتے ہیں، لنگر کھلے میں۔ تو آبویسلی جب لوگوں کو اسسٹنس ملتی ہے تو بائی اینڈ لارج تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحت کارڈ کا اگزامپل ہے، کسی گھرانے میں آپ کسی کے اوپر 6 لاکھ روپے کا آپریشن کا خرچہ آ جائے، وہ آپ صحت سہولت سے پے کر دیں، اساس تحفظ سے پے کر دیں، تو سیٹسفیکشن لوگوں کی تو ایکسپیکٹڈ ہے اور ہوتی بھی ہے۔ مگر ہماری زیادہ فیڈ بیک جو ہم سارے وقت لیتے ہیں وہ اپنی آپریشنز امپروو کرنے کے لیے لیتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 فراڈ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے لیتے ہیں، آپ نے اہم نکات اٹھائے۔ جہاں بھی اسسٹنس کے پروگرامز ہوتے ہیں وہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں تھینک یو ویری مچ، وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ، ہم سے گفتگو کے احساس راشن رعایت پروگرام کے حوالے سے رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ آپ سب لوگ جو پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر آپ مستحق ہیں، 50,000 سے ماہانہ کم آپ کی آمدنی ہے تو آپ اپنے آپ کو ضرور رجسٹر کرائیں۔ 80 لاکھ لوگ ہمیں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ رجسٹر کرا چکے ہیں، اور 1 جنوری سے انشاءاللہ جو پہلا بیچ ہے ان کو احساس راشن رعایت پروگرام کے جو رعایتی نرخ ہیں ان پہ چیزیں دستیاب ہوں گی۔ فل پروف سسٹم وضع کیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے زیادہ لوگ جو 2 کروڑ گھرانے ہیں وہ سارے اس سے مستفید ہوں، جو معاشی دباؤ کا لوگ شکار ہیں، اس میں کمی لانے میں ان کو مدد ملے۔ پروگرام دستک میں یہ نشست آپ کو کیسی لگی؟ فیس بک اور ٹویٹر پر اپنی رائے سے نوازیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔